सबसे पहले आप लोग को स्वागत करता हूं यहाँ पे। और आज हम लेकर आए हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आपका एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है। चाहे आप एमपी में हैं, राजस्थान में हैं, किसी भी स्टेट में है, झारखंड में है, सभी जगह सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक आ चुका है। तो ऐसे में पढ़ना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 10 से 15 दिन ही समय है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ें, ज़रूर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, समझने का, ताकि आप रिजल्ट में अच्छा कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, संकट है। देखिए, क्राइसिस, संकट के बारे में हम करा चुके हैं लेकिन फिर से कराना है। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ को समझिए कि संकट होता क्या है। साथियों, संकट एक आपका परिस्थिति, एक सिचुएशन होता है, समझ गए, जिसके कारण आपके व्यक्ति के समान कार्य बाधित होते हैं, समझ गए, जिसके कारण व्यक्ति में तनाव, भय, द्वेग उत्पन्न होता है। देखिए, संकट क्या है? तो संकट एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर जो है, जो उसके कार्य होते हैं वो बाधित होते हैं। जाहिर सी बातें है, अगर हमारे सामने कोई संकट आ जाएगा तो जो मेरा नॉर्मल काम है, समान जो कार्य होगा वो भी प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, संकट आने से जो कारण जो होता है व्यक्ति में, जब किसी व्यक्ति में संकट आता है या किसी व्यक्ति के सामने, तो उस व्यक्ति में स्ट्रेस, तनाव आ जाता है, भय, डर आने लगता है, उद्वेग, समझ गए, और उत्पन्न होने लगता है व्यक्ति के अंदर। तो यही सब संकट है। संकट सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति के समान कार्य बाधित होते हैं, बिल्कुल सही है। संकट के कारण व्यक्ति के तनाव आता है, भय आता है, उद्वेग, ये सारे चीज़ें उत्पन्न होता है। तो ये जो है आपके संकट है। ठीक है, क्राइसिस है। यह एक प्रकार का मनोचिकित्सा का प्रकार है। ये एक प्रकार का क्या है? संकट एक प्रकार का मनोचिकित्सा के प्रकार है, मतलब साइको सोशल थेरेपी है। यह एक प्रकार का क्या है? उपचार है। कौन? संकट। ठीक है, जो व्यक्ति के जीवन से उत्पन्न अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सहायता करता है। देखिए, संकट एक प्रकार के मनोचिकित्सा है। अब मनोचिकित्सा जानते हैं कि व्यक्ति के मन को क्या करता है कि चिकित्सीय पद्धति के द्वारा जो है मानसिक विकारों को ठीक करने का कोशिश किया जाता है। उसी प्रकार से संकट भी एक मनोचिकित्सा के काम करता है। इसमें जो व्यक्ति का जीवन अत्यंत कठिन परिस्थितियों है उसमें सामना करने में सहायता प्रदान करता है। मानिए अगर आपके सामने कोई संकट आ गया तो वो संकट आपको क्या सिखाएगा कि कैसे भी परिस्थिति में अपने आप को कैसे एडजस्टमेंट करना है, समायोजन बनाना है। अगर आपके पास कोई संकट आएगा ही नहीं तो आप जो है क्या जानेंगे कि संकट क्या होता है, दुख क्या होता है। तो जो है आपके सामने अचानक से संकट आ जाएगा तो फिर उससे जो है आप तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को पहले संकट का सामना कर चुका है, क्राइसिस का, तो उसे उस स्थिति से भली भांति पता रहता है कि संकट आने के बाद जो है व्यक्ति के अंदर तनाव हो जाता है, भय हो जाता है, उद्वेग हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जो है व्यक्ति अपने आप को सामना करता है और इससे जो है कठिन परिस्थितियों में सामना करने का सहायता भी प्रदान करता है। कौन? संकट। इसीलिए संकट को मनोचिकित्सा का एक प्रकार कहा गया है, क्योंकि यह चिकित्सा में मदद करता है कठिन परिस्थितियों से सामना करने में। समझ गए? चलिए, संकट समझ गए। अब संकट का देखिए परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार देख लीजिए संकट क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार संकट एक समय है, सिचुएशन अवस्था भी एक समय ही होता है जिसमें कोई समस्या अपने चरम स्तर पर होता है। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आता है तो समस्या कब आता है? जब वो समस्या व्यक्ति के सामने चरम अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होता है, तभी तो किसी के पास समस्या आता है ना। और इस समय इसका निवारण आवश्यक है। अब समझिए हमारे पास कोई समस्या आया और वो समस्या का जो है निवारण अवश्य रहता है। भले ही वो व्यक्ति जो है ढूंढने में परेशानी होता है समस्या को, बहुत लोग समस्या से हार मान जाते हैं, समस्या के समाधान नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब समस्या आता है तो उसके सामने समाधान भी जरूर रहता है। समझ गए? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा कि जो संकट है एक समय है जिसमें कोई समस्या जो होता है वह अपने सबसे उच्चतम बिंदु पर यानी चरम स्तर पर होता है एवं इस समय इसका निवारण भी आवश्यक होता है। मतलब जो समस्या अपने चरम स्तर पर होता है उसका निवारण भी होना जरूरी होता है। आप लोग सुनते भी हैं कि कोई समस्या होता है तो उसका समाधान भी अवश्य रहता है। वही जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी कहा। चीज़ को समझ गए? चलिए, संकट के क्या प्रकार होते हैं, प्रकार बताना है। देखिए, संकट का पहला है डेवलपमेंट क्राइसिस। डेवलपमेंट क्राइसिस के मतलब होता है, डेवलपमेंट मतलब विकासात्मक संकट। ठीक है,
यह संकट जीवन की विकास अवस्थाओं में आते हैं। जब व्यक्ति का अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक परिवर्तन आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। पहला है विकासात्मक संकट, मतलब डेवलपमेंट क्राइसिस। डेवलपमेंट क्राइसिस का मतलब है कि जैसे बच्चे जब यह विकास होते रहता है जीवन में तो यह अपने अवस्था को भी बदलते रहता है। जैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करना, जैसे बच्चे से वयस्क होना, तो यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, या फिर वयस्क से बूढ़ा होना तो यह भी एक से दूसरी अवस्था में जा रहा है। तो इस अवस्था में बदलने से व्यक्ति का जो इमोशन होता है, जो मेंटली, जो फिजिकली जो परिवर्तन होते हैं, वह इसी सभी विकासात्मक संगठन में आता है। विकासात्मक डेवलपमेंट क्राइसिस में जो व्यक्ति के जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है, बिल्कुल प्रभावित करता है। जब एक से दूसरे अवस्था में कोई चीज़ें जाएगा परिवर्तन होके तो किसी न किसी को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। तो यह भी जो है विकासात्मक संकट हो गया। दूसरा है स्थितिजन्य, सिचुएशनल क्राइसिस। सिचुएशनल क्राइसिस क्या होता है, तो यह जीवन में आवश्यकताओं और नकारात्मक घटनाओं के परिणाम उत्पन्न होती है। उदाहरण तलाक, नौकरी जाना, प्रिय का निधन। देखिए सिचुएशनल क्राइसिस का मतलब होता है कि यह स्थिति के अनुसार व्यक्ति के नकारात्मक घटनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। जैसे कोई व्यक्ति तलाक ले लिया अपने शादी से, तो उससे उस सिचुएशन में जो क्राइसिस होता है व्यक्ति के सामने, तो वह जो है सिचुएशनल होता है। जैसे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन अचानक से नौकरी छूट गई, नौकरी चली गई, तो ऐसे में व्यक्ति के जो है सिचुएशन के जो होगा वह जो है संकटमय हो जाएगा, यानी स्थितिजन्य जो है संकट हो जाएगा। दूसरा है प्रिय का निधन। कोई जो है आपके लवली पर्सन, प्यारे पर्सन जो है प्रिय, उसका जो है निधन हो जाने से उस सिचुएशन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर, भय, इमोशनल हो जाता है। तो ये सब स्थितिजन्य संकट होता है, मतलब सिचुएशनल क्राइसिस। कुछ ऐसे कारण है, कुछ ऐसे जीवन में आवश्यकता या फिर नकारात्मक घटना होता है जिसके कारण यह जो है संकट उत्पन्न होता है। समझ गए? चलिए तीसरा देखिएगा एडवेंटियस क्राइसिस। एडवेंटियस क्राइसिस का मतलब होता है कि इस प्रकार का संकट भाग या ईश्वर प्रदत्त होते हैं जो आकस्मिक रूप से प्रकट होता है। उदाहरणार्थ प्राकृतिक आपदाएं, अपराध, हिंसा, मृत्यु, ये सब जो है क्या होता है कि आकस्मिक संकट होता है, एडवेंटियस क्राइसिस। कुल 3 प्रकार के क्राइसिस होता है, याद रखिएगा, डेवलपमेंट क्राइसिस, सिचुएशनल क्राइसिस, एडवेंटियस क्राइसिस। एडवेंटियस क्राइसिस का मतलब होता है आकस्मिक संकट। आकस्मिक संकट के मतलब होता है कि यह जो है अचानक से, यह जो इस प्रकार के जो संकट होता है अचानक से आता है और यह भाग्य या फिर ईश्वर द्वारा दिया गया होता है, जो आकस्मिक रूप से प्रकट होता है। उदाहरण के लिए आपको पता नहीं रहेगा और जो है भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी फट जाएगा, यानी प्राकृतिक आपदाएं, यह जो है आपके बता के नहीं आता है, ये डायरेक्टली आता है, यह आकस्मिक होता है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे अपराध होते हैं, कुछ ऐसे वायलेंस, हिंसा होते हैं जो आपको कह के कभी नहीं होता है, डायरेक्टली आकस्मिक होता है। तो यह जो है एडवेंटियस क्राइसिस होता है। इस चीज़ को समझ गए? चलिए अब इसमें क्राइसिस में क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है, नैदानिक लक्षण देख लीजिए। जैसे अगर मानिए आपके सामने सिचुएशनल क्राइसिस आता है, मतलब स्थितिजन्य संकट आता है, मतलब कुछ ऐसे चीज़ों के खो जाना, किसी का डेथ हो जाना, शादी से तलाक हो जाना, नौकरी छूट जाना, तो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशान हो जाता है, तो उससे जो है व्यक्ति के अंदर आत्महत्या का भी विचार आता है। तो यह जो है आत्महत्या का विचार लक्षण होता है, ठीक है। इस अब संकट आपके सामने रहेगा तो आपको नींद आएगा? नहीं आएगा, तो नींद भी नहीं आता है। इसमें शौक लगना, व्यक्ति को आघात, बेहोशी भी हो जाता है। समझ गए ना? जब आपके सामने कोई संकट आता है और उस संकट से सामना नहीं करता है तो व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। समझ गए? दुखी मन होता ही होता है, क्रोध भी होता है व्यक्ति के अंदर, थकान भी महसूस होता है व्यक्ति के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि डरने के बाद व्यक्ति को थकान होता है। भय हो जाता है, पीठ में दर्द हो सकता है, सेक्स की इच्छा में कमी हो सकता है और सहायता की भाव मन में आता है। समझ गए? साथ ही देखिए सिर दर्द और मनो उत्तेजक पदार्थ का उपयोग जो है, ये सब आपके क्लिनिकल लक्षण होते हैं। समझ गए? तो संकट के समय व्यक्ति जो है, देखते होइएगा, जब व्यक्ति का बहुत ज़्यादा संकट आने लगता है जीवन में तो वह जो है कुछ ऐसे नशीले पदार्थ का उपयोग करते हैं जो मन के उत्तेजना को बढ़ाता है। फिर व्यक्ति को इसमें सिर दर्द भी होने लगता है संकट में, ठीक है ना, अपने आप को जो है असहाय महसूस करना, ठीक है।
सेक्स की इच्छा में कमी, भय, पीठ दर्द, थकान, क्रोध, दुखी मन जो है, ये सब तमाम ऐसे लक्षण जो है दिखाई देते हैं जब व्यक्ति के सामने संकट आता है। आप नॉर्मल समझिए कि आपके सामने किसी भी चीज़ को लेकर संकट आ जाएगा तो उसमें आपको क्या क्या समस्या हो सकता है, ठीक है, और उसी को लक्षण में लिख देना है, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नर्सिंग प्रबंध। इसमें क्राइसिस में नर्सिंग प्रबंध क्या होता है, ठीक है। चलिए, व्यक्ति को उस घटना का वर्णन करने के लिए कहें जिसके कारण यह संकट अवस्था पैदा हुई है। मतलब नर्सिंग प्रबंध में एज ए नर्स हम व्यक्ति को ये सलाह देंगे कि आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको बताएं, उसको जो है चर्चा करें, ताकि जो है जाने हम कि यह किस कारण आपके सामने संकट पैदा हुई थी, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तिगत शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं का निर्धारण करें। अब आप एक जो है अच्छे व्यक्ति हैं तो आप जो है व्यक्तिगत शारीरिक और मानसिक अवस्था का निर्धारण करें कि आपका शरीर कैसा है और मानसिक अवस्था कैसा है, ठीक है। तो इसका भी चयन करना बहुत ज़रूरी है। आपका मानसिक संतुलन सही है कि नहीं सही है, तो इसका भी बहुत बड़ा फैक्टर पड़ेगा, ठीक है ना, प्रभाव पड़ेगा। इस बात का पता करें कि व्यक्ति ने तनाव पैदा करने वाले कारणों का पहले सामना किया है या नहीं। पहले व्यक्ति से इस चीज़ का पता करें कि जो व्यक्ति है उसके सामने कभी ऐसा सिचुएशन आया है कि नहीं आया है, पहले कभी फेज किया है या नहीं किया है, तो इसका पता करेंगे, समझ गए। चलिए, तो ये सब देखभाल है। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा देखिएगा, यदि पूर्व में अनुकूल विधियां अपनाई गई हो तो उनका परिणाम का पता करें। अगर पूर्व में कोई ऐसा विधि अपनाई गई हो संकट कम करने के लिए तो उसके परिणाम क्या मिले हैं उसको, उसका जो है ज़रूर पता करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि नई अनुकूल विधियाँ अपनाने पर परिणाम जानना चाहिए। अब पहले जो अपनाया था वो भी जानेंगे और अब जो अपना रहे हैं ये भी जानेंगे, समझ गए ना। और आत्महत्या और साधनों का मूल्यांकन करेंगे। मतलब व्यक्ति के अंदर आत्महत्या का विचार आता है तो उसको जो है उस पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके साधनों का, मतलब आत्महत्या किस किस चीज़ों से हो सकता है, इस पर जो है हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे और इससे बचाने का कोशिश करेंगे। सातवां है व्यक्ति को निजता का बोधन कराना। मतलब व्यक्ति के जो है निजता, मतलब उसके स्वयं का किन किन चीज़ों से जो है लगाव रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का देखभाल करना चाहिए, इसको जो है व्यक्ति को बोध कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट है व्यक्ति द्वारा नशीले पदार्थों का प्रयोग का निर्धारण करना। मतलब व्यक्ति कितना ज़्यादा जो है नशीले पदार्थ ले रहा है इसका निर्धारण करेंगे। ध्यानपूर्वक व्यक्ति की बात सुनकर तथा उसकी तत्काल ज़रूरतों को पूरा करके नर्सिंग के संबंध स्थापित करें। यानी NPR, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है तैयारी करने के लिए, ठीक है। लंबी बातचीत को छोड़कर सच्ची भावनाओं को पैदा करने वाले वातावरण को प्रोत्साहित करें। मतलब लंबी चौड़ी बातों करने से कोई फायदा नहीं है। जो रियलिटी है, जो ऐसे रियली इमोशनली जो आपके वातावरण तैयार कर सकता है, वो ऐसे चीज़ों पर जो है बातचीत करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा लंबी बातें नहीं करना चाहिए। तो यह कुल आपके 10 पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा 11 नंबर है, आक्रामक और विनाशकारक व्यवहार पर कड़ा प्रतिबंध लगाए, वह स्वीकार बातें से शुरुआत करें। अगर किसी पेशेंट को क्राइसिस है यानी संकट आया है और उसको जो है आत्महत्या या बहुत सारे विनाश के बातें ध्यान में आ रहा है तो उसको जो है आक्रामक और विनाशक व्यवहार पर जो है उसे क्या करेंगे, प्रतिबंध लगा देंगे और उसके स्वीकार जो जो बातें होगा उसका शुरुआत करेंगे। समझ गए हैं चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है समस्याओं को सुलझाने में व्यक्ति को सहायता करेंगे जिससे व्यक्ति को संकट से कम हो सके। ऐसे परिवर्तनों के लिए वैकल्पिक विधियाँ खोजो जो वास्तव में संभव हो, जो हो सके वैसे चीज़ों को जो है एक वैकल्पिक रूप में खोजेंगे। नेक्स्ट 14 देखिएगा, प्रत्येक विकल्प के परिणाम का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए कि पेशेंट के अंदर ये जो विकल्प है ये कितना ज़्यादा कारगर है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका प्रश्न आपका यहाँ पे एक और पॉइंट है, व्यक्ति की वैकल्पिक अनुकूल प्रक्रिया के चुनाव में सहायता करें। और व्यक्ति जो है किस वैकल्प का ऑब्जेक्टिव का चयन कर रहा है इसका जो है चुनाव जरूर करना चाहिए। तो ये कुल 15 पॉइंट है क्राइसिस वाले पेशेंट के देखभाल में, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सन्निपात के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सन्निपात को। चलिए बताते हैं डिलेरियम के बारे में। डिलेरियम यानी सन्निपात क्या होता है। देखिए, डिलेरियम और डेमनेशिया दो ऐसे आपको ये बीमारी है जो कि आपके साइकोसिस टाइप का नहीं है। यह आपके कौन सा है, ऑर्गेनिक है, समझ गए ना। यह कौन सा है, ऑर्गेनिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिलेरियम और डेमनेशिया यह आपके चोट वगैरह के कारण, ब्लड क्लॉटिंग के कारण ब्रेन में, या ब्रेन में कोई इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ये सब के कारण जो है आपका ये सब हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए दोनों के बारे में हम लोग आज
आज डिलीरियम देखते हैं और आगे जो है हम लोग डेमनेशिया के बारे में देखेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए डिलीरियम क्या होता है। तो देखिए डिलीरियम जो होता है ना, यह तीव्र गति से जो मानसिक कार्य प्रणाली है उसको जो है बाधित करता है, और इसको जो है यह एक तीव्र कार्यकी मतलब तीव्र कार्य मानसिक विकार है, मतलब तीव्र गति से मानसिक कार्य को प्रभावित करने वाला एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसके कारण चेतना में गड़बड़ी मतलब व्यक्ति के चेतना मतलब कॉन्शियसनेस सोचने समझने में गड़बड़ी होता है, तथा अवबोधन में परिवर्तन आ जाता है, मतलब किसी भी चीज़ को पहचानने में बोध करने में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, और यही जो है आपका डिलीरियम होता है। यह आप लोगों को पता है कि यह ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, यह बहुत आम पाया जाता है। अगर किसी को ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है ना, तो डिलीरियम का लक्षण जो है बिल्कुल आम बातें हैं कि उसमें होगा ही। ठीक है, इसे सन्निपात या फिर अस्थायी मानसिक गड़बड़ी यानी डिलीरियम कहते हैं। तो डिलीरियम के बारे में क्या समझे कि देखिए डिलीरियम सन्निपात जो होता है तीव्र गति से, यह एक मानसिक कायिकी विकार है, मतलब मानसिक कार्य प्रणाली को बाधित करने वाला एक तीव्र गति से एक ऐसा विकार है जो मानसिक कार्य प्रणाली को जो है तीव्र गति से बाधित करता है। इसमें व्यक्ति जो है क्या होता है कि उसका चेतना स्तर में गड़बड़ी आ जाता है और अवबोधन परिवर्तन हो जाता है, मतलब किसी को अवबोध करने में, पहचानने में, समझने में जो है परिवर्तन आने लगता है। यह ऑर्गेनिक मेंटल टाइप डिसऑर्डर है, समझ गए, और इसे जो है हम लोग अस्थायी मानसिक गड़बड़ी या फिर सन्निपात कहते हैं। तो ये डिलीरियम आप लोग समझ गए। अब डिलीरियम जो है के कारण क्या होता है, चलिए हम लोग डिलीरियम होने का कारण देखते हैं। तो देखिए जिनको ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का कारण पता है उनको यह डिलीरियम का कारण भी वही हो जाएगा, क्योंकि डिलीरियम जो होता है वह एक प्रकार का ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर ही है, और जिनको ये ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का कारण पता होगा तो उनको इस डिलीरियम का भी कारण वही हो जाएगा। ठीक है, चूँकि डिलीरियम और डेमनेशिया दोनों उसी का कारण है, दोनों जो है उसी का प्रकार है, मेंटल ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का ही। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसके लिए अगर आप लोग विंडिक्टिव मैड याद रखते हैं, विंडिक्टिव MAD विंडिक्टिव मैड अगर याद रखते हैं तो आप लोग को इसका जो है कारण याद हो गया। अब इसी विंडिक्टिव MAD विंडिक्टिव मैड, यही विंडिक्टिव का फुल फॉर्म जो लिखेंगे तो जो है आप लोग को इसका कारण पता चल जाएगा। देखिए विंडिक्टिव में भी का मतलब है वैस्कुलर। अब देखिए वैस्कुलर का मतलब होता है कि रक्त वाहिका, मतलब वाहिका। अब आप लोग को पता है कि भी मतलब वाहिका वैस्कुलर होता है, जैसे आपके रक्त वाहिकाओं में ब्रेन के इंट्राक्रैनियल प्रेशर, समझ गए ना, मस्तिष्क में ऐसा रोग जो वाहिकीय रोग के कारण उत्पन्न होता हो तो वही वैस्कुलर होता है, और यह कारण बनता है व्यक्ति के डिलीरियम का या फिर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का, जिसमें अस्थायी तौर पर व्यक्ति का मानसिक क्रिया प्रभावित होता है, समझ गए। तो यह वैस्कुलर यानी वाहिकाएँ रोग होता है ब्रेन का, जिसमें होता यह है कि हो सकता है धमनी का कठिन मतलब धमनी जो होगा वह कठोर हो जाएगा, या फिर इंट्राक्रैनियल हेमरेज मतलब हो सकता है, या मस्तिष्क का कोई भी रोग जो है वैस्कुलर वाहिकीय से संबंधित हो सकता है। तो पहला विंडिक्ट में पहला हो जाएगा, भी हो गया। अब यहाँ पे विंडिक्टिव है मतलब आई मतलब इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन का मतलब है कि जैसे एन्सेफ्लाइटिस ब्रेन में इन्फेक्शन होना, या फिर मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंजिस के इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस, तो यह इन्फेक्शन हो सकता है ब्रेन में। ठीक है, तो उससे भी मस्तिष्क में कार्य में प्रणाली में गड़बड़ी आ सकता है। एन फॉर नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक का मतलब होता है मैनियोंजमा या अवशेष, ब्रेन अवशेष, ब्रेन में घाव होना, और ब्रेन मैनियोंजमा जिसे हम लोग नियोप्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो VIN विन। अब हम लोग देखेंगे डी विंडिक्टिव, डी मतलब होता है डीजेनरेशन मतलब व्यय जनन, मतलब डीजेनरेशन मतलब रीजेनरेशन नहीं, डीजेनरेशन है। रीजेनरेशन मतलब रहता तो पुनः जनन होता, लेकिन डीजेनरेशन है तो व्यय जनन है, मतलब जनन में खर्चा, समझ गए। वृद्धावस्था से पैदा होने वाला मनोभ्रंश प्रीसेनाइल डेमनेशिया, वृद्धावस्था से पहले पैदा होने वाला मनोभ्रंश। डीजेनरेशन क्या होता है कि कोई वृद्धावस्था के अब कुछ सालों में वह वृद्धावस्था में जाएगा प्रौढ़ में, तो उससे जो पहले उसको जो व्यय जनन होगा, डीजेनरेशन होगा, वह भी एक जो है ब्रेन का कारण बनता है। ठीक
ठीक है। तो अभी तक क्या याद रखे, VIND, अब देखेंगे I, विंडिकेटिव, ये याद रखेंगे। उसके बाद मैड। अब हम लोग D तक देख चुके हैं। V फॉर वैस्कुलर, I फॉर इन्फेक्शन, N फॉर नियोप्लास्टिक, D फॉर डिजेनरेशन और I फॉर इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है कि कोई नशीला पदार्थों का लेना, समझ गए ना। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपने लत लग चुका है कोई ऐसे मादक पदार्थों का, इंटॉक्सिकेशन का, तो वो व्यक्ति जो है बार बार इसके लेने का प्रयास करेगा, लत लग जाएगा और फिर इसका आदी हो जाएगा, और इसके फलस्वरूप जो व्यक्ति को मानसिक गड़बड़ी होगा वह जो है इंटॉक्सिकेशन होता है, और यह आई होता है, यह आपके ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, समझ रहे हैं ना। चलिए, C फॉर होता है कॉन्जेंटल, जन्मजात। अब आपके कुछ ऐसे जन्मजात चीज़ें होते हैं जिसके कारण व्यक्ति के ब्रेन में जो है प्रॉब्लम होता है, जैसे एपिलेप्सी, समझ रहे हैं ना। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी आना, दौरा आना, धमनी विस्फार मतलब एन्यूरिज्म मतलब धमनी विस्फार, ये सब जन्मजात रोग है जो व्यक्ति को ब्रेन से संबंधित है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग T देख रहे हैं। T फॉर होता है ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक का मतलब होता है कि जैसे चोट लगना, ब्रेन में चोट लगने से जो है ब्लड जमा हो जाएगा, समझ गए ना, तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, तो जिससे व्यक्ति जो है क्या होता है, व्यक्ति का जो ब्रेन होता है और कुछ समय तक जो है उसका सेंसलेस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है ट्रॉमेटिक जो है आपका क्या होता है कि चोट के कारण होने वाला मानसिक विकार होता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं विंडिकेटिव। अब हम लोग देख रहे हैं I फॉर इंट्रावेंट्रिकुलर। इंट्रावेंट्रिकुलर का मतलब होता है, आप लोग को पता है कि वेंट्रिकुलर्स कहाँ पे होता है आप लोग का, ब्रेन में, मस्तिष्क में जो आपका अलग अलग जो गुहा होता है उसे वेंट्रिक्स कहते हैं। ये वेंट्रिकुलर का मतलब है अंतर्निलय, जैसे जलशीर्ष, हाइड्रोसेफलस। अब आप लोग को पता है कि ब्रेन में पानी भर जाना को हम लोग जलशीर्ष कहते हैं। जब सेरोबलम स्पाइनल फ्लूइड CSF का मात्रा जो है ज़्यादा बढ़ जाता है और निर्माण ज़्यादा होता है, लेकिन उसका निकासी जो है अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण वह CSF ब्रेन में ही जमा रहता है और धीरे धीरे ब्रेन का आकार बढ़ता है, ब्रेन पर भारीपन लगता है, ब्रेन का वजन बढ़ता है, ब्रेन पर प्रेशर लगता है, जिससे व्यक्ति का जो है आंशिक रूप से जो है ब्रेन प्रभावित होता है, और वही जो है आपका होता है कारण किसका, डिलीरियम का या फिर मेंटल ऑर्गेनिक का, समझ रहे हैं ना। तो इंट्रावेंट्रिकुलर इसका एक कारण होता है। विंडिकेटिव। अब हम लोग देख रहे हैं V फॉर होता है विटामिन। कुछ ऐसे विटामिन है जिसके कमी से आपके ब्रेन में जो है प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे नियासिन की कमी, थायमिन की कमी, समझ गए। चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं E फॉर होता है आपका क्या चीज़, इंडोक्राइन मेटाबॉलिक मतलब कुछ ऐसे अंतःस्रावी ग्रंथिया से होने वाले रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि आपको प्रॉब्लम पहुंचाता है, और चयापचय से रिलेटेड, जैसे मधुमेह, कोमा मतलब मधुमेह के जो है ज़्यादा बढ़ जाने से जो पेशेंट कोमा में चला जाता है, मधुमेह, कोमा, या फिर हाइपोग्लाइसेमिया मतलब शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल कम जाना, या फिर कुशिंग सिंड्रोम यानी जो आपके एड्रिनल से स्रावित होने वाला जो कॉर्टिकोसोल होता है उसमें जो है अनियंत्रण होने से यह जो है प्रॉब्लम व्यक्ति को हो सकता है। तो यह इंडोक्राइन मेटाबॉलिक होता है। तो आप लोग क्या याद रखेंगे, VINDIT विंडिकेटिव, ये याद रखना है। और मैड, विंडिकेटिव, मैड मतलब पागल होता है ना, तो यह विंडिकेटिव हो गया। V फॉर वैस्कुलर, I फॉर इन्फेक्शन, N फॉर नियोप्लास्टिक, D फॉर डिजेनरेशन, I फॉर, समझ रहे हैं ना। उसके बाद C फॉर, उसके बाद T फॉर विंडिकेटिव, उसके बाद टी है, ठीक है ना। उसके बाद T है, उसके बाद I है, फिर उसके बाद V है विटामिन, और E फॉर इंडोक्राइन मेटाबॉलिक, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, सिर्फ इसके फुल फॉर्म लिख देने से भी जो है आप इसके कारण को लिख देंगे, समझ गए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं सन्निपात का क्या लक्षण होता है, डिलीरियम का क्या लक्षण होता है, समझ गए। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, चीज़ें टफ है, चीज़ों को दिमाग में लाने के लिए लिखना भी पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि हम एक बार वीडियो देख लिए और हमारे दिमाग में आ गया, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक दिमाग में चीज़ें नहीं आएगा और आप कहेंगे कि बहुत भारी है। मैं बिल्कुल आसान बता रहा हूँ, आसान तरीके से बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज आपको दूसरा लोग बताएंगे और फिर जो है आपको तो वो याद होने का बात ही नहीं होता है। बाकी चलिए,
देखिए सन्निपात डिलीरियम का लक्षण क्या होता है अगर किसी में डिलीरियम होता है तो देखिए चेतना पर प्रभाव पड़ता है तो स्पष्ट है कॉन्शियस, साथ ही टेम्पोररी रूप से स्मृति लॉप हो सकता है, मतलब मेमोरी लॉस हो सकता है, अचानक से कुछ चीज़ें जो है हो सकता है जैसे डर, बेचैनी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सब आकस्मिक रूप से हो सकता है जैसे ही ब्रेन में कोई चीज़ें का प्रॉब्लम होगा तो ठीक है। आक्रामक व्यवहार हो सकता है, तोड़ फोड़ करना भी हो सकता है, गाली देना भी हो सकता है, वातावरण के प्रति जागरूकता कम होगा, एकाग्रता में भी कंस्ट्रेंट में भी कमी आएगा, रात को डर लगेगा, समय व स्थान का सही ज्ञान नहीं होगा, मतलब भ्रांति हो जाएगा, स्मरण शक्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक रूप से रोगी हो जाएंगे और शरीर में कंपन मतलब जो है सीजर होने लगेगा, दौरा पड़ने लगेगा। तो ये सब जो है व्यक्ति के अंदर सोचिए कि अगर आपके ब्रेन में प्रॉब्लम होता है, ब्लड क्लॉट या फिर ब्रेन में चोट लगता है, ब्रेन में घाव होता है, तो ये सब जो है व्यक्ति में प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि यहाँ पे ये लक्षण आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके जांच हेतु क्या क्या चीज़ें हो सकता है। तो दोस्तों ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम होगा, चाहे वो वैस्कुलर मतलब वाहिकाएं से रिलेटेड हो या फिर ट्रॉमेटिक मतलब चोट से रिलेटेड हो या फिर ब्रेन में कोई जो है सिक्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो ये सब का जांच हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। जैसे CT स्कैन ब्रेन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ब्लड नाइट्रोजन का टेस्ट होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का टेस्ट, बून का टेस्ट, मानसिक स्तर का परीक्षण किया जाता है, MAC, खोपड़ी का एक्सरे किया जाता है कि कहीं खोपड़ी में चोट नहीं तो लगा है, VDRL टेस्ट किया जाता है, समझ गए, यूरिन शुगर और प्रोटीन टेस्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति के चेक करके व्यक्ति को पता किया जाता है। ये सब चेक इसीलिए है क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक रोग है, यह साइकोसिस नहीं है। साइकोसिस होता है तो पूर्ण रूप से व्यक्ति पागल हो जाता है, वह बहुत ज़्यादा खतरनाक हिंसा या फिर बहुत दुखी वाला, बहुत जो है चिंतित वाला जो है पेशेंट हो जाता है, तो जो है आपका हो जाता है साइकोसिस वाला, जिसके लिए इलाज थोड़ा जो है बहुत कम संभव होता है। लेकिन जिसको ऑर्गेनिक होता है, जिसको चोट फोट या फिर शारीरिक गड़बड़ी के कारण ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो जो है ऑर्गेनिक मेंटल होता है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है, और उसके लिए जांच वगैरह करके उसे सही किया जा सकता है। समझ गए, चलिए अब देखिए यहाँ पे डिलीरियम का उपचार क्या होता है, मतलब सन्निपात का क्या उपचार होता है। तो कोई पेशेंट को अगर ब्रेन में चोट लगा है, ब्रेन में ब्लड का थक्का है, या फिर किसी भी पेशेंट को ब्रेन से संबंधित कोई ऐसे प्रॉब्लम हुआ है जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है ट्रीटमेंट में हो सकता है। देखिए यहाँ पे सबसे है स्नायु को प्रभावित करने वाला औषधि, सिडेटिव एंड हाइप्नोसिस। एग्जाम्पल के लिए फिनोबार्बिटोन जो है आधे से 1 ग्राम TDS यानी 3 बार दिया जा सकता है। ठीक है ना, उसका जो है स्नायु मतलब जानते हैं कि न्यूरॉन के प्रॉब्लम को प्रभावित करने वाला जो औषधि होता है, जैसे सिडेटिव एंड हाइप्नोसिस जिससे ब्रेन को शांत करे, ठीक है ना, तो उसके लिए फिनोबार्बिटोन होता है जो आधे से 1 ग्राम TDS में दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है न्यूरोलेप्टिक। अब आप लोग को पता है कि न्यूरोलेप्टिक जो है आपको किस में दिया जाता है, आप लोग को पता है, जैसे क्लोरोप्रोमाजाइन जो है देख सकते हैं यहाँ पे, क्लोप्रोमाजाइन जो है 50 mg जो है TDS में दिया जाएगा। ठीक है, यह न्यूरोलेप्टिक होता है क्लोरोप्रोमाजाइन। ये याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि न्यूरोलेप्टिक का एग्जांपल बताइए, तो क्लोप्रोमाजाइन एक न्यूरोलेप्टिक दवाइयाँ हैं जो TDS में दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिएगा विटामिन का दवाइयाँ दिया जाता है, विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B1, B6, विटामिन B12 एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है IV फ्लूइड के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमा हो गया है, 1 विटामिन B1, B6 और B12 एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। समझ गए ना, अगर विटामिन के कारण कोई प्रॉब्लम हो तो। यह 3 प्रकार से उपचार होता है। सिडेटिव एंड हाइप्नोसिस के लिए फिनोबार्बिटोन दिया जाता है आधे से 1 ग्राम TDS में। न्यूरोलेप्टिक में क्लोप्रोमाजाइन 50 mg TDS में, और विटामिन B1, B6, B12 एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पेशेंट को अगर उसे विटामिन का प्रॉब्लम से हुआ है तो। ठीक है, चलिए नर्सिंग प्रबंध क्या होता है, तो एक डिलीरियम वाले पेशेंट के जो है हिंसक भी होता है, गाली भी देता है, मारपीट भी करता है, समझ गए, और उसको जो है मानसिक असंतुलन हो जाता है, तो उसको देखभाल कैसे आप करेंगे।
तो सबसे पहले मरीज की जांच करनी चाहिए। मरीज को भोजन में टायरामाइन युक्त पदार्थ नहीं देने चाहिए, जैसे कैफीन व कोला। टायरामाइन मतलब जिसमें कैफीन हो या कोला हो, वैसे पदार्थ नहीं देना चाहिए पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है, रोगी के उच्च कैलोरी और उच्च विटामिन युक्त भोजन दे। व्यावसायिक व मनोरंजक चिकित्सा दे जिससे व्यक्ति का ध्यान बटे, ठीक है। रोगी के कमरे में कम उद्दीपक होने चाहिए, मतलब जिससे वैसा उद्दीपक जिससे व्यक्ति को अपने ओर जो है अट्रैक्ट कम करे, ठीक है ना। भ्रांति पैदा करने वाली दवाइयाँ, ठीक है ना, भ्रांति पैदा करने वाली दवाइयाँ के प्रयोग से बचे, जैसे डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन क्या करता है कि व्यक्ति के अंदर भ्रांतियाँ लाता है, मतलब जो वास्तविकता होता है वह वास्तविकता से दूर हटाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तरल व इलेक्ट्रोलाइट संतुलन ठीक रखे जिससे पेशेंट को जो है संतुलन बना रहे। तो ये जो है कुछ खास नहीं है, इसके देखभाल में आप जो है पेशेंट को देखभाल ऐसे कर सकते हैं। जिसका ब्रेन में प्रॉब्लम हो उसको कैसे देखभाल करेंगे आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, मनोरोग परिचारिका या मनोरोग नर्सिंग को परिभाषित करें, यानी साइकेट्रिक नर्सिंग क्या होता है बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग होता क्या है। देख लीजिए साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में। मनोरोग विज्ञान में नर्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि रोगी पूर्ण रूप से दैनिक आवश्यकता व कार्यों के लिए स्वास्थ्य दल पर निर्भर होता है तथा रोग के समय हीनता एवं एकांकी भावना रोग को और गंभीर बना देती है। देखिए सीधा समझिए, जो हमारा मनोरोग जो साइकेट्रिक नर्सिंग है, जो मनोरोग विज्ञान है, यहाँ पे नर्स की भूमिका बहुत अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो मेंटली प्रॉब्लम वाला मेंटली इफेक्टेड जो पेशेंट होता है उसको दैनिक आवश्यकताओं और कार्यों के लिए जो है वह खुद पे निर्भर नहीं रहता है। एक मानसिक रूप से कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसको जहाँ छोड़ देंगे, जिस कंडीशन में छोड़ देंगे उसी कंडीशन में रहेगा, उसी अनुसार रहेगा। वह जो है ज़्यादा अपना में सुधार करने का प्रयास नहीं करता है। तो ऐसे मरीजों को लिए नर्स को आवश्यकता पड़ता है। तो ये जो नर्स होती है जो मनोरोग के देखभाल करती है वो साइकेट्रिक नर्सिंग होती है। और वो जो है क्या करती है कि इस पेशेंट के देखभाल, उसके जो है भावनात्मक रूप से मदद करती है, कार्यात्मक रूप से भी मदद करती है, जो रोग को गंभीर होने से बचाता है। ऐसे समय में नर्स द्वारा अपने ज्ञान का प्रयोग भावनाओं को समझने व उसकी देखभाल में किया जाता है। जो नर्स होती है, साइकेट्रिक नर्स जो होती है, जो मानसिक रोगों के लिए काम करती है, तो इस समय जो नर्स होती है अपने ज्ञान के प्रयोग करके और पेशेंट के भावनाओं को और उसके देखभाल को जो है समझती है, ठीक है ना। चलिए, अतः मनोरोग विज्ञान में नर्स का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः जो नर्स का जो काम होता है वह मनोरोग विज्ञान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, ये हो गया आपका। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। ICN के द्वारा साइकेट्रिक नर्सिंग किसे कहा गया? तो देखिए, ICN के अनुसार मनोरोग नर्सिंग जो है नर्सिंग विज्ञान की वह शाखा है, यह भी एक नर्सिंग विज्ञान का शाखा ही है, साइकेट्रिक नर्सिंग, समझ गए ना, जिसमें मानसिक रोगी की जाँच, उपचार तथा बचाव का अध्ययन किया जाता है। ICN ने कहा कि साइकेट्रिक नर्सिंग जो है नर्सिंग विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें मानसिक रोगी की जांच, उसका उपचार तथा उसका बचाव कैसे किया जाए इसका अध्ययन किया जाता है। और यही जो है साइकेट्रिक नर्सिंग होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है 5 नंबर में या 10 नंबर में कि मनोरोग का उपचार जो है या फिर मानसिक रोगियों का उपचार का वर्णन करें, या फिर कितने विधि से मनोरोग विज्ञान में उपचार संभव है उसके विधि को बताएं, ठीक है ना। मेंटली इलनेस के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट है इसको बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए, मेंटली इलनेस के लिए, मानसिक रोगियों के लिए बहुत सारे जो है आपके ट्रीटमेंट है, उपचार है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, पहला है हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब अस्पताल में भर्ती करना। अब जो है कोई पेशेंट मानसिक रोग वाला जब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, उत्पात मचाने लगता है, पूरा विध्वंसक वायलेंस हो जाता है, हिंसक हो जाता है, तो इस सिचुएशन में उससे जो है हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना वह अपने साथ साथ जो है आसपास के भी आदमियों को जो है क्षति पहुंचा सकता है। ऐसे भी पागल व्यक्ति होता है, ऐसे भी जो है साइकेट्रिक मेंटली इलनेस वाला व्यक्ति होता है। तो उससे जो है हॉस्पिटलाइज करके, भर्ती करके पेशेंट को शांत और ठीक किया जाता है। रोगी की मानसिक रोगों की तीव्रता एवं समय के अनुसार अस्पताल में भर्ती कर सकते हैं। तो पहला उपचार हॉस्पिटल में भर्ती करना।
दूसरा जो उपचार होता है वह जो है मानसिक रोगियों को चिन्ह और लक्षण के अनुसार दवाइयों के द्वारा जो है किया जाता है, जिसे जो है हम लोग साइकोफार्मेकोलॉजी मनोरोग औषध विज्ञान कहा जाता है, जिसमें जो है मरीजों के लक्षण और चिन्ह के हिसाब से उसको जो है दवाई के द्वारा जो है ठीक करने का प्रयास किया जाता है। उसे हम लोग फार्मेकोलॉजी साइकोफार्मेकोलॉजी कहते हैं। जैसे देख लीजिए मनोरोधी दवाइयाँ हैं, मनोरोग मतलब एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ होता है, पढ़े हैं हम लोग। अवसादरोधी एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होता है, उन्मादरोधी एंटी मेनिक दवाइयाँ होता है, तनावरोधी एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है ना, एंटी स्ट्रेस दवाइयाँ होता है, निद्रा कारक मूड स्टेबलाइजर दवाइयाँ होता है, निद्रा कारक रोधी मतलब नींद को लाने वाला जो है दवाइयाँ होता है। तो ये सब जो है व्यक्ति को दिया जाता है उसके लक्षण के हिसाब से, चिन्ह के हिसाब से, और यही सब जो दवाइयाँ के द्वारा जो मानसिक रोगियों का उपचार किया जाता है उसे साइकोफार्मेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा जो उपचार है आपके सामने में है वो है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी का मतलब है मनोरोग का उपचार, मनोरोग उपचार, यानी मनोरोग का उपचार साइकोथेरेपी होता है। साइकोथेरेपी में चिन्ह एवं लक्षण के अनुसार निम्न चिकित्सा दिया जाता है। साइकोथेरेपी में आप लोग को मैं बता दूं, यह एक थेरेपी उपचार है जिसमें भी जो है लक्षण और चिन्ह के हिसाब से ही ये थेरेपियाँ पेशेंट को दिया जाता है। जैसे कॉन्जेंटिव थेरेपी संज्ञानात्मक चिकित्सा, कॉग्निटिव थेरेपी, मेलू थेरेपी वातावरणीय चिकित्सा, ठीक है, जिसमें वातावरण परिवर्तन करके पेशेंट को जो है थेरेपी दिया जाता है। बिहेवियर थेरेपी आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ। वोकेशनल थेरेपी है, व्यावसायिक थेरेपी है। ग्रुप थेरेपी ये भी पढ़ा चुका हूँ। म्यूजिक थेरेपी, और ये जो है आपके ये सब जो है आपके थेरेपी होता है। डाइवर्सनल थेरेपी होता है, समझ गए ना, बहुत सारे थेरेपी होता है। एवर्जन थेरेपी होता है, तो ये सब जो है डाइवर्सन थेरेपी होता है। तो ये सब जो थेरेपी है आपको साइकोथेरेपी होता है, समझ गए। चलिए, और जो लास्ट वाला जो थेरेपी होता है, चौथा जो थेरेपी है वो है आपका फिजिकल थेरेपी, मतलब भौतिक चिकित्सा या इसी को शारीरिक चिकित्सा कहते हैं, जो डायरेक्टली शरीर पर अप्लाई किया जाता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रोकन्वल्सिव चिकित्सा ईसीटी का प्रदान किया जाता है, ईसीटी का उपयोग किया जाता है। और यह जो है सिजोफ्रेनिया, मेनिया वाले पेशेंट, डिप्रेशन वाले पेशेंट के लिए उपयोग किया जाता है, यानी खतरनाक मानसिक रोगों के लिए ईसीटी उपयोग किया जाता है। जिस पर कोई दवाई या कोई थेरेपी कार्य नहीं करता है तो उसको जो है यह ईसीटी दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो आपका जो है यहाँ पे ये 4 प्रकार से जो साइकेट्रिक मेंटली इलनेस का जो उपचार है 4 प्रकार से देख लिए। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा, चाहे डिलीरियम के बारे में हो, चाहे आपके मैं अभी पढ़ाया हूँ उपचार का माध्यम मानसिक मेंटल इलनेस का, तो एक क्वेश्चन हो, और एक और क्वेश्चन डिलीरियम पढ़ाए हैं आप लोग को, तो साइकेट्रिक नर्सिंग जो मैंने पढ़ाया है आप एक बार 2 बार रिवीजन कीजिए, बार बार समझिए। जिसमें नहीं समझ में आता है उसको 2 बार 3 बार समझिए, जिसमें समझ में आ जाता है उसको ज़्यादा जोर नहीं दीजिए, फिर आगे बढ़िए। आगे मैं सीधा कहूँगा कि जो हार्ड लगता है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको 2 बार 4 बार देख कर समझिए। चूँकि आप एक्सेप्ट करते हैं कि हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, घुमाने वाला, और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछ देता है। तो जहाँ पे आपको दिक्कत लगता हो उसमें जो है ज़्यादा मेहनत दीजिए, ज़्यादा समय दीजिए, और उससे जो है प्रयास कीजिए कि अच्छे से इसको हम कर लें। अगर मेरी बातें समझ आए हुआ नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को रोक दीजिए और एक बार खुद से पढ़िए और समझिए। जैसे यहाँ पे शारीरिक चिकित्सा है, फिजिकल चिकित्सा है, मैंने बता दिया कि फिजिकल चिकित्सा में ईसीटी दिया जाता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दिया जाता है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को यहीं पर एक बार रोक दीजिए। रोकने के बाद एक बार खुद से पढ़िए और दिमाग में सोचिए कि इसमें क्या होगा, ये क्या है, ये है, वो है। सोचने से माइंड में आपको चीज़ों जो है मंथन होगा, और मंथन होकर जो चीज़ें निकलता है वह शोकर रहता है, वह जो है परफेक्ट रहता है। समझ गए। चलिए विदा लेते हैं, तब तक धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।